अनुवाद आज के समय में, आज के युग में एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपनी जगह, अपना स्थान बना चुका है। अब अनुवाद के प्रति वो जो नकारात्मकता थी वो नहीं है। अब तो अनुवाद और अनुवादक का विकास की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अद्यतन अधुनातन जानकारियों की दृष्टि से अभिनंदन हो रहा है। किसी भी समाज, राज्य, देश, इसके विकास में अनुवाद और अनुवादकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि ज्ञान की जो लालसा है, ज्ञान की जो भूख है, उसको अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरा करता है। उसको किसी मुकाम तक, किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक ले जाने का काम करता है। भारतीय दर्शन में देखें, मीमांसा में देखें, उपनिषदों में और वैदिक साहित्य में देखें तो अनुवाद शब्द भले ही आज ट्रांसलेशन शब्द के समतुल्य पारिभाषिक शब्द के रूप में स्वीकृत शब्द हो। हमने अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति अनुजमावाद के रूप में देखी, अंग्रेजी में ट्रांसजमालेशन के रूप में ट्रांसलेशन शब्द को देखा, तो हमें उस शब्द के बहुत निकट अनुवाद शब्द प्रतीत हुआ। लेकिन भारत का तो एक बहुभाषा भाषी देश होने के नाते, बहुसांस्कृतिक देश होने के नाते इतिहास इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि हमारी दर्शन परंपरा, हमारी शास्त्र की परंपरा, मीमांसाओं में, उपनिषदों में, वेदों में इसी भावना के लिए, इसी अवधारणा के लिए पहले बहुत से शब्द प्रचलित थे। छाया भी अनुवाद का ही एक रूप है, भाषा भी अनुवाद का ही एक रूप है। भाषा करना यानी अगर कोई स्रोत भाषा में उपलब्ध सामग्री है, वस्तु है, विचार है, तो उसे वर्तमान बोधगम्य लोकप्रिय भाषा में अंतरित करना, टीका करना, व्याख्या करना, भाषा अनुवाद करना और भावानुवाद करना, संक्षिप्त अनुवाद करना, विस्तारा अनुवाद करना, ऐसे बहुत सारे प्रकार हमें, भाषांतरण करना, तर्जुमा करना, उल्था करना, ऐसे न जाने कितने शब्द हमें हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, भाषाई और वैयाकरणिक व्यवस्था में उपलब्ध होते हैं। तो इन सब शब्दों की यात्रा पूरी करते हुए, यानी वो उल्था भी था, वह तर्जुमा भी था, वह भाषांतरण, रूपांतरण, भावानुवाद, व्याख्या अनुवाद, व्याख्या, टीका, छाया, भाषा, ये सब शब्द, इनसे यात्रा करता हुआ अनुवाद शब्द जब 19वीं शताब्दी के अंत में आकर पारिभाषिक शब्द बना तो उसे अनुवाद के रूप में स्वीकृति और मान्यता मिल गई। हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के समतुल्य, सममूल्य शब्द के रूप में किया जाता है। वस्तुतः ट्रांसलेशन शब्द में अगर हम लैटिन भाषा से इसके आगत होने का, आयात किए जाने का संबंध देखें तो यह ट्रांस जमा लेशन के योग से बना है। जैसे अनुवाद अनु जमा वाद के योग से बना, ऐसे ट्रांसलेशन भी ट्रांस जमा लेशन के योग से बना है। ट्रांस का अर्थ है पार। जैसे हम कहते हैं कि ट्रांस यमुना,
तो जमुना पार, ट्रांसपेरेसी, ट्रांसपेरेसी यानी पारदर्शिता, तो ट्रांस शब्द का शाब्दिक अर्थ है पार, इस पार से उस पार, और लेशन का जो कि लैटिन भाषा से ही आया हुआ शब्द है जिसका अर्थ है ले जाना या ले जाने की क्रिया। तो ट्रांसलेशन के अर्थ को यदि हम देखें तो यह कहता है कि कोई वस्तु, विचार, भाव इस पार है, उसे उस पार यानी दूसरे पार या दूसरी तरफ ले जाने की क्रिया, यही ट्रांसलेशन है। इसका अर्थ है कि यदि एक भाषा में उसका कोई कथ्य उपलब्ध है, उस भाषा को हम स्रोत भाषा कह सकते हैं। अनुवाद में तकनीकी शब्दावली की दृष्टि से जो प्रथम भाषा है जिससे हम अनुवाद करते हैं उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं, और जो दूसरी भाषा है जिसमें हम अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो स्रोत भाषा में यानी एक भाषा में जो कथ्य है, वो कविता है, वो कहानी है, वो उपन्यास है, नाटक है या और किसी विधा की वस्तु है, उसमें विज्ञान है, ज्ञान है, शासन है, प्रशासन है, तकनीक है, उद्योग है, प्रौद्योगिकी है, उसमें नीति कथन है, उसमें सूक्ति है या जीवन अनुभवों पर आधारित कोई निष्कर्ष है, वो सब कुछ उसको स्रोत भाषा की वस्तु मानकर फिर हम उसे दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में अंतरित करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं या ले जाते हैं। यानी दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की वस्तु को यथावत यथारूप अक्षुण्ण रखते हुए ले जाने की क्रिया, इसी को ट्रांसलेशन कहा गया। दोनों ही शब्द जोड़ने, एकता स्थापित करने, इसको, इसके प्रतीकार्थ को व्यक्त करते हैं, अनुवाद भी और ट्रांसलेशन भी। इसलिए जिस मूल भाषा में बात कही गई है, व्यक्त किया गया है, कथ्य को, कथानक को, वस्तु को, विचार को, उसे स्रोत भाषा कहते हैं। और जो स्रोत भाषा है वह भी लक्ष्य भाषा बन सकती है। यदि उलट दें, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना हो तो अंग्रेजी स्रोत भाषा है, हिंदी लक्ष्य भाषा है। लेकिन यदि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना हो तो हिंदी स्रोत भाषा बन जाएगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। इसी तरह भारत की परस्पर भाषाओं में हम देखें अनुवाद की प्रक्रिया को, देश विदेश की भाषाओं से या में अनुवाद करने की प्रक्रिया को देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस भाषा में अनुवाद करना होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं और जिस भाषा से अनुवाद करना होता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। वो देश की, विदेश की कोई भी भाषा हो सकती है। इसलिए एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथासंभव समतुल्य, यथासंभव सममूल्य पुनः सृजित करने की प्रक्रिया यह अनुवाद कहलाती है। अब यथासंभव इसलिए कहा गया क्योंकि मूलवत दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में अंतरित करना यह तो असंभव सा कार्य है। स्वयं स्रोत भाषा का सर्जक, रचनाकार अपनी ही रचना को यदि बिना नकल किए या बिना देखे फिर से यथारूप लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, क्योंकि
भाव का, विचार का, सोच का एक क्रम होता है, एक प्रेरणा होती है, एक अनुकूलता भी होती है। इसलिए यथासंभव कहा गया, क्योंकि जितना हो सके मूलवत या मूल के निकट पहुंचने का प्रयत्न ईमानदारी से, निष्पाप भावना से अनुवादक को करना होता है। किसी भी सफल अनुवाद की परिभाषा हम यदि देते हैं तो यही कहते हैं कि अनुवाद का अर्थ है किसी बात को एक दूसरी भाषा में अंतरित करके, परिवर्तित करके व्यक्त करना। आवश्यक यह है कि वह बात, यानी वो कथ्य, वो कथानक, वो मंतव्य दूसरी भाषा के अध्येता, पाठक या ग्राहक, यानी लक्ष्य भाषा का ज्ञाता जो भी है, ग्राहक जो भी है, उसके पास मूलवत भावना के साथ पहुंच जाए। यानी वह जो मंतव्य है, उसका जो भाव है, उसमें न कुछ छूटे न कुछ जुड़े। इसीलिए न जोड़ो न छोड़ो की बात सिद्धांत की दृष्टि से की जाती है। तो सही सही संचरण हो जाए, संप्रेषण हो जाए, निर्बाध अबाध, उसमें कहीं कुछ खंडित ना हो, कुछ विक्षिप्त ना हो, और बीच में कहीं वह अपने मूलार्थ को, मूल भाव को या भाव की छटा को, भावना को छोड़ ना पाए, वो प्रभाव क्षीण ना हो जाए। इस दृष्टि से हम स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करते हैं। जिस मात्रा में यह परिणाम आता है, उसी मात्रा में अनुवाद की सफलता निर्धारित होती है। यानी कसौटी अगर अनुवाद की देखनी है तो कह सकते हैं कि स्रोत भाषा के कथ्य को अनुवादक कितना अंतरित कर पाया, यानी 100% कर पाया या 90% या 80% या 60%, उसी आधार पर फिर हम उस अनुवाद की सफलता का अंकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए अनुवाद यानी ट्रांसलेशन एक प्रकार से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य जितनी भी दूरियां हैं, जितने भी अंतराल हैं, उनको दूर करने का, उनको समाप्त करने का कार्य अनुवादक अनुवाद कला के माध्यम से, अनुवाद को वैज्ञानिकता की दृष्टि से, एक तकनीक की दृष्टि से करते हुए वो इन दूरियों को दूर करता है, समाप्त करता है। इसके लिए वह एक सेतु निर्माण करता है। यह जो द्विवागीश की स्थिति है, यानी दो भाषाओं, वाक माने वाणी, दो भाषाओं का वो अधिकारी विद्वान होता है। अनुवादक अपनी इस अधिकार चेतना से स्रोत और लक्ष्य भाषा के बीच में जब कथ्य और भाव को अंतरित करना चाहता है, यह अंतरण स्थानांतरण भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस पार से उस पार, एक भाषा से दूसरी भाषा में जब वह उसे अंतरित करता है तो एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के बीच में एक सेतु निर्माण की भूमिका का निर्वाह करता है। और ये सेतु भी कैसा, ये पुल भी कैसा, आजकल आधुनिक और उत्तर आधुनिकता के इस युग में जो बहुत महानगरीय जीवन शैली है जहाँ पर, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह के अनेक सेतु, अनेक पुल हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अनेक सड़कें एक दूसरे के ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से आ जा रही हैं, और जो यात्री हैं वो वाहन आदि के माध्यम से इन सड़कों से
अपने लक्ष्य की तरफ गमन कर रहे हैं, लेकिन कोई रुकावट, कोई अवरोध, कोई अवरोधक उस आवागमन में, उनके मार्ग में नहीं है। तो ये जो सेतु है, जो अनुवादक बनाता है, यह बहुदिशागामी, बहुआयामी एक ऐसा पुल है जिसको हम कहीं से भी आते हुए कहीं भी चले जाएं, हमें कोई रुकने का या गति को धीमा करने का कोई संकेत वहाँ प्राप्त नहीं होता। इसलिए अनुवादक अपनी एक गहन गंभीर दृष्टि से इस पुल का निर्माण करता है और तमाम दूरियों को, खाइयों को, अंतरालों को इस पुल की निर्मिति से पाट देता है। स्वाभाविक है कि इस पुल की उपादेयता हम वैश्विक धरातल पर देख सकते हैं। यदि किसी भी दुनिया के देश में किसी भारतवासी को जाना है या दुनिया के किसी देश से वहाँ के नागरिक को, वहाँ के भाषाभाषी को भारत में भ्रमण करने आना है, तो भाषा एक बाधा तो बनती है और इस बाधा को भी दूर करने का काम अनुवाद और अनुवादक करते हैं। इसलिए आज के युग में, आज के दौर में भिन्न भिन्न भाषी समुदायों के बीच में, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था महानगरीय जीवन शैली में है और जिस तरह की आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का बोध आज के नागरिकों के पास है, शिक्षा अर्जित करने वाले युवाओं के पास है, तो वो सब चाहते हैं कि दूसरी भाषा के ज्ञाताओं या अध्येताओं या प्रयोक्ताओं के बीच में हम जाएं, उनसे एक संवाद हो, उनसे एक संपर्क स्थापित हो, हम उनको समझें, वो हमें समझें, और ये संवाद और संपर्क बढ़ाने का जो सिलसिला है, जो कार्य है, उसमें उन्हें अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। क्योंकि अनुवाद ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा टूल है, औजार है, जिससे हम भाषाओं की अज्ञानता के कारण उपस्थित हुए अवरोधों को दूर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न भाषाओं के मध्य अनेक क्षेत्रों, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, तो उनमें ज्ञान के लिए शिक्षा भी होती है, तकनीक भी होती है, प्रौद्योगिकी भी होती है, उसमें आर्थिक आदान प्रदान भी होता है, वाणिज्यिक लेन देन भी होता है, उसमें राजनीतिक धरातल पर यह आवागमन और विचारों का विनिमय भी होता है, साहित्य का भी आदान प्रदान होता है। अब हम अनुवाद के कारण ही दुनिया में बैठे हुए अलग अलग भाषाभाषी समुदायों के कहानीकारों को, उपन्यासकारों को, नाटककारों को, कवियों को पढ़ पाते हैं, शास्त्रज्ञों को जान पाते हैं, उनकी सैद्धांतिकी को समझ पाते हैं। तो ये तमाम क्षेत्र हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, हम देख सकते हैं कि चिकित्सा का क्षेत्र है। ऐसे अद्यतन अधुनातन ज्ञानार्जन से समृद्ध विधाओं का लाभ किसी एक समुदाय या राज्य या देश तक सीमित न रहे, वो मानवता के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, जीव और प्राणी मात्र के लिए हो। इस दृष्टि से अनुवाद आदान प्रदान के, आयात निर्यात के, परस्पर विनिमय के सारे मार्ग उद्घाटित करता है और अनुवादक उसमें बड़ी स्तुत्य और
वंदनीय भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए अनुवाद निरंतर अपनी छवि, अपनी छटा को बेहतर से बेहतर बना रहा है। अब वो जमाना, वो समय नहीं रहा जब अनुवाद को पाप और अनुवादक को प्रवंचक कहा जाता था, अनुवाद को असंभव से भी आगे की विधा माना जाता था। अब तो अनुवाद की प्रासंगिकता, अनुवादक की रचना धर्मिता और भूमिका, इनको पूरी दुनिया ने रेखांकित किया है, पहचान लिया है। क्योंकि वो जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, अलग अलग मस्तिष्क, अलग अलग मेधा, अलग अलग प्रतिभा, जिसमें मौलिक उद्भावनाएं भी होती हैं, नवीनताएं भी होती हैं, उन सब का लाभ सभी को मिलना चाहिए। यानी देश विदेश के जो अवरोध हैं वो दूर होने चाहिए। इसलिए अनुवाद की जो छवि है अब आज के समय में बहुत सकारात्मक छवि बनी है, रचनात्मक छवि बनी है। आज अनुवाद अनेक संस्कृतियों के बीच, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी राष्ट्र की अस्मिता की पहचान, इसका अंतरण अनुवाद के माध्यम से दुनिया के देशों में होता है। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी साहित्य सृजन की परंपरा होती है, अपनी वैचारिकता होती है। उन सब संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के लिए, विनिमय के लिए, आवागमन के लिए, उनसे प्रभाव ग्रहण करने के लिए जिस सेतु की आवश्यकता होती है उसी को अनुवाद कहते हैं, और अनुवाद इसका बखूबी निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय भावना है, जो भारतीय मूल मंत्र है, उसको साकार करने में, उस अवधारणा को सार्थक सिद्ध करने में दुनिया में अनुवाद ने अपना लोहा मनवाया है। हमारे देश के अनुवादकों ने या देश विदेश में बैठे हुए बहुभाषाविद, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा दोनों के ज्ञाता भाषाविदों ने यह सिद्ध किया कि वास्तव में अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण अनुशासन है। डॉक्टर नगेंद्र ने, जो हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित समालोचक हैं, इतिहासकार हैं, अनुवादविद हैं, भाषाविद हैं, काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं, उन्होंने भी अनुवाद विज्ञान नाम से एक पुस्तक लिखी है, और उन्होंने लिखा कि बाइबल के 11वें अध्याय में लिखित एक कहानी का उल्लेख वो करते हैं। वो कहते हैं कि जब सृष्टि बनी तब संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जब लोग पहले से आगे की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़े, तब उन्हें शिनार प्रदेश में एक मैदान मिला और वे वहाँ बसने लगे। उन्होंने आपस में परस्पर कहा, आओ हम ईंट बनाकर इसे पक्का करें, यानी पका लें। वे पत्थर के स्थान पर ईंट और गारे के स्थान पर मिट्टी का डामर काम में लाए। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर बसाएं और एक ऐसी मीनार बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुंच जाए। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण विधा को करते हुए, इस कार्य को करते हुए वो यश अर्जित करना चाहते थे, नाम कमा लें और हमें बैठकर पृथ्वी पर इधर उधर फैलना ना पड़े, यानी एक ही जगह। तो उस नगर और मीनार को जो मानव पुत्र जल प्लावन से बचने के लिए बना रहे थे, देखने के लिए स्वयं प्रभु उतर आए। उन्होंने कहा, देखो अब तक वे एक ही जाति के हैं और उन सब की एक ही भाषा है। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है, आगे वो जो भी कुछ करना चाहेंगे करते चले जाएंगे। इसलिए अब हम नीचे उतरें और वहाँ उनकी भाषा में एक ऐसा संभ्रम पैदा करें जिससे वे एक दूसरे की भाषा ही न समझ पाएं। इस तरह ईश्वर ने, प्रभु ने
उन्हें वहाँ के पृथ्वी तल पर दूर दूर तक फैला दिया। तब शिनार वासियों ने मीनार बनाना छोड़ दिया। लोग उस मीनार को बेबेल की मीनार कहने लगे। ये उल्लेख हमें अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग नामक पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा उद्धृत मिलता है। बाइबल के इस अंश में से यह ज्ञात होता है कि इस घटना के बाद मानवता भिन्न भिन्न राष्ट्रों, धर्मों, जातियों, भूखंडों, समाजों आदि में विभक्त हो गई और फलस्वरूप संसार में हजारों भाषाओं की उत्पत्ति हुई और उन सभी भाषाओं में निहित अमूल्य संपदा के आदान प्रदान हेतु अनुवाद एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में हमारे सामने आ गया। तब से अनुवाद एक ऐसी कड़ी के रूप में सामने आने लगा जो भाषिक दूरियों को दूर कर समानता का धरातल पैदा करता है। अनुवाद को संपूर्ण विश्व का महानतम और महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए J.W. गेटे ने कहा भी कि अनुवाद की पूर्णता के संबंध में कोई चाहे कुछ भी कहे, अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। इस दृष्टि से मित्रों हम देख सकते हैं कि अनुवाद कैसे जन्म लेता है, अनुवाद के विषय में विद्वानों की दृष्टि या सोच क्या है, और अनुवाद की महत्ता को रेखांकित करते हुए दुनिया के सब अनुशासनों में, विधाओं में सबसे दुर्लभ, विलक्षण, महत्वपूर्ण विधा अनुवाद है। इन सब मंतव्यों को व्यक्त करते हुए हमारे सामने अनुवाद की वर्तमान छवि, वर्तमान छटा, उसको उकेरा गया है, प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।